हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ निवास एकेडमी। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन वो ठीक चल रही है। सो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 12 और 13 करेंगे। काफ़ी लंबे समय से आप भी वेट कर रहे होंगे इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपकी प्रीलिम्स और मेंस के कंटेक्स्ट पे भी आपको मैं बताता रहता हूँ। इन वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा इसलिए है बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको मैं हाईलाइट करता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि वो आपके माइंड में अच्छे से जो है वो सेट हो जाए, फिट हो जाए, ताकि जब आप अपना एंड पे रिवीजन करें तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगे और एग्जामिनेशन भी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मेरा ये प्रयास जो है आई होप आप सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रॉम द चैप्टर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द टूरिज्म। आपको पता है हमारा हिमाचल प्रदेश अपनी टूरिज्म पॉलिसी, अलग से डेडिकेटेड पॉलिसी जो कि 2019 की पॉलिसी है, उसके ऊपर काम कर रहा है, उस पॉलिसी को लेके आया है और हम थीमेटिक लेवल के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में ये सेक्टर 14% से ज़्यादा जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और 7% जो है पूरी जीडीपी का जो है स्टेट जीडीपी का कंट्रीब्यूट भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर होता है टूरिज्म, राइट। और साथ साथ में हमें ट्रांसपोर्ट का भी पार्ट हम देख के चलते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेवल पे भी हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल सेक्टर की बात करें, पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें, तो आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये सर्वे में मेंशन की गई हैं और हो सकता है कि आपसे पूछ भी ली जाए, राइट। वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, गिव मी अ सेकंड हियर, यस, ये है। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हो चुका है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, 10% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%, ये ध्यान रखना है। ओवरऑल जो हमारी ग्लोबल जीडीपी है, ठीक है, ये आपने माइंड में अच्छे से ध्यान रखना है। 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। और 9.4, ठीक है, एक आपने 10% का ध्यान रखना है और उसके बाद है 9.4% है, ये किसके लिए है? ये है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म दे रहा है वो 9.4 दे रहा है। इनको भी अपने अच्छे से इस फैक्ट्स को माइंड में रखना है। और 7% जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे, 7% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे ये एम्प्लॉयमेंट पे, और ये ओवरऑल हमारी जो है वो जो ग्लोबल जीडीपी है उसके ऊपर, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट 30% जो है ये जो हमारा पूरा सर्विस एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। 2020 की अगर हम बात करें तो इसने इतना इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है, 30%, अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहली चीज आपने ये जानी है कि इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया है। ये ही एजेंसी जो है रिलीज करती है इस इंडेक्स को, इसका आपने ध्यान रखना है। ये है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमने 54th पोजीशन जो है हासिल की है। ये आपका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अच्छे से मेमोराइज करना है फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। कितना? 54th पोजीशन। अब इन फैक्ट्स को तो अब ऐसा है कि आपको क्रैम करना ही होगा, याद करना ही होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और ये इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज किया है, इस इंडेक्स को। ये 2021 की ये बात है। रिसेंट डेटा क्या कह रहा है, रिसेंट इंडेक्स आया है 2023 का, आया है या नहीं आया, वो आप एक बार जरूर अपने जो है वो एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में देख लें, ठीक है। पर सर्वे में ये बात की गई है। द टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू 7% ऑफ जीडीपी। अगर हम देखें, इंडिया की बात करें, और 5% जो है ये एम्प्लॉयमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर हम ओवरऑल भारत की टूरिज्म की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो 7% जीडीपी में कर रहा है और 5% एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है। और 7% ही ये हिमाचल में कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी स्टेट जीडीपी में। और साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.42%, 14.42% में यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 14.42%, ठीक है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा टूरिज्म। तो पहली स्लाइड से ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कुछ और इनिशिएटिव्स की, स्कीम्स की, तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार की तरफ से चल रही है। सरकार क्या है कि चाहती है कि जो भी अपने वेंचर सेटअप करना चाहते हैं टूरिज्म को लेके, ठीक है, तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ दी जाएगी। जो भी लोन वो लेंगे, कैपिटल लोन जो भी लेंगे वो अपना कोई वेंचर सेटअप करने के लिए, तो उसके ऊपर उनको छूट दी जाएगी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी चल रही है, ठीक है। और उसके बाद स्वदेश दर्शन स्कीम है। स्वदेश दर्शन स्कीम
बहुत पुरानी स्कीम चल रही है। अगर हम 2.0 की बात करें तो इसके तहत जो है अभी भी रिसेंटली होता क्या है कि जो एक था हमारे पास पहले नई राहें नई मंजिलें, वो भी स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत ही उस स्कीम को लाया गया था। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इसमें नई राहें नई मंजिलें, हम अनएक्सप्लोर्ड एरिया को डेवलप कर रहे थे एज अ टूरिस्ट सपोर्ट बनाने के लिए। तो अब एक नई जो है पहल हम कर रहे हैं, पौंग डैम को हम एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और भी कुछ अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पे हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छे से लगे, तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। साथ में इसको इस डेस्टिनेशन को अच्छे से डेवलप करने के लिए कौन एक सी इम्प्लीमेंटेशन जो है एजेंसी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन से, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो मैसर वोयांस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड जेवी आईटेक लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ आपने ध्यान रखना है। वोयांस सॉल्यूशन इज कनेक्टेड टू योर पोंग डैम टूरिस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक है, उसके लिए काम कर रही है। आफ्टर दैट अगर हम सिविल एविएशन की बात करें, देखिए एयर कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। और अगर हम देखें जो हमारे पास एयरपोर्ट मौजूदा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है। और अगर हम देखें तो छोटा तो शिमला जुब्बड़हट्टी वाला एयरपोर्ट आता है। ये 42 बना है, 42 सीटर्स यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो उतरते हैं प्लेन्स आपके। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है हल्का सा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जो है वो यहाँ से कुछ खास पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 1189 मीटर इंटू 30 मीटर इसकी जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ बताई गई है। और कुल्लू का जो है वो आपके पास जहाँ पे 72 सीटर एयरक्राफ्ट जो है बेसिकली लैंड करते हैं। और ये 30.5 मीटर की जो इसकी जो है वो विड्थ है, और 1128 की जो है वो इसकी लेंथ है। तो इस लिहाज से तो शिमला से भी छोटा हुआ ये, सबसे छोटा तो फिर आपका कुल्लू वाला ही हुआ, भुंतर वाला, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट भी है। और कांगड़ा सबसे लंबा है। ये कितनी इसकी लेंथ है वो आप एक बार देख लीजिए। और इसके भी एक्सटेंशन के लिए इसके फर्दर अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, वर्क ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी की गई फॉर द प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ कांगड़ा एयरपोर्ट रिसेंटली, एंड इट वाज अवार्डेड टू वैप वेबकॉस लिमिटेड। तो कांगड़ा गग्गल की जो भी एक्सटेंशन हम कर रहे हैं एयरपोर्ट की, ठीक है, तो उसमें जो मेन एजेंसी है दैट इज वापकॉस लिमिटेड। तो इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी हम प्रपोज जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की हम बात कर रहे हैं नागचला मंडी में, उसकी भी जो है वो उसको 2 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। उसको भी जो है वो सेंटर से पैसा आना है, उसकी के ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। और ये 3150 मीटर की आई थिंक इसकी जो लेंथ जो रहेगी राइट। तो उसके बाद हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स हमारे हिमाचल प्रदेश में जी कुछ खास जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे कि कंगनी धार आपका है यहाँ पर, कंगनी धार है कहाँ पे है, मंडी में है। और आपका डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंटर और स्नो एंड ब्लास्ट स्टडी एस्टेब्लिश सेंटर, ठीक है, वहाँ पे जो है ये मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं, बद्दी में किया गया है, शिमला एंड रामपुर वाले एरिया में किए गए हैं, ठीक है। और ये पूरे देश का आम नागरिक जो है ये उड़ान 2 के तहत जो है वो इस तरह से के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद कुछ और जो नए हैं एस्टेब्लिश होने वाले हैं, जैसे सत्सा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, अक्कड़, पालमपुर, सुल्तानपुर, ये कुछ और जो है वो आप एक बार पॉज करके यहाँ पे इनको देख सकते हैं। जस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक यू शुड नो लिटिल बिट, फिर भी एक बार रीड जरूर कर लीजिए। आगे चलते हैं। पर्यटन विकास के तहत हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बना रहे हैं। आई थिंक बात हुई थी लास्ट बजट में, बात की गई थी कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, राइट। ये अपने बजट में कहा था जो हमारे ऑनरेबल सीएम है उन्होंने। और टूरिज्म विलेज की हम बात करें तो नगरोटा को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और नौराखंड एंड बनोटी पटवा सर्कल मेरी एरिया है शिमला रूरल का, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। आइस स्केटिंग रिंक बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही, और मनाली और धर्मशाला में भी हम इस तरह के कुछ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, पर्यटन विकास के तहत की जहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है। और कांगड़ा का जो हमारा टूरिज्म कैपिटल की हम बात करें, वहाँ पे अभी आपको पता होगा कि हमने बनखंडी में भी कभी जू हमने बनाया, और साथ साथ में पोंग डैम को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। विलेजेस में भी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि विलेज टूरिज्म प्रमोट हो कांगड़ा में, ठीक है। और भी कुछ एरियाज हम कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे गोल्फ कोर्स, थीमेटिक ग्रीन पार्क, और ठीक है इन एरिया को भी हम लेके आ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हम इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, प्रागपुर वाले एरिया में। देन आफ्टर दैट ग्रोथ देखिए हम टूरिज्म की, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कोविड के टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ थी, बहुत ही कम लोग आए, और फिर इसने एकदम से उछाल किया, 167.87% का ग्रोथ किया। उसके बाद अगर हम आज की बात करें 2023 की बात करें, 22-23 जो इसने इंक्रीज किया वो 6% का इंक्रीज किया है। ये थोड़ा आपने फिगर याद रखेंगे, 6% के हिसाब से हमने ग्रो किया है, राइट। आई होप कि आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लोगे। ये जो स्लाइड्स के ऊपर जो भी कंटेंट है वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, और
साथ में जो हमारा सर्वे है, जो हमारा कंपाइल डॉक्यूमेंट है, वो भी जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। आई मीन विद इन वीक वो रिलीज़ हो जाएगा। तो उसमें एमसीक्यूज भी हम लेके आते हैं, तो आई होप कि वो डॉक्यूमेंट भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है जो हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखती है। बहुत सारे होटल्स इसके अंदर आते हैं, इस कॉर्पोरेशन के तहत आते हैं। आपने सुना होगा कि रिसेंटली अगर हम वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करें तो वहाँ से जो पानी को चैनलाइज किया गया होटल में, ताकि एक तर्किश काइंड ऑफ बात जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किए, आई मीन बनाए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिस्ट जो है उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और ये टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। अभी रिसेंटली एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए ये चीज़, ध्यान रखनी है आपने ये बात। कॉर्पोरेशन ने अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन जो है वो भी स्टार्ट की है, ठीक है। आपने इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। गिव मी अ सेकेंड। तो आपने देखो यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा न्यूली कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं, कैफे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और एरिया है वहाँ पे ये कॉरपोरेशन काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी न्यूली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 40 कमर्शियल रूम्स जो है एट विली पार्क डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी हम कुछ अलग से 14 अलग नए रूम बनाने की बात कर रही है, कमर्शियल रूम्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बिलासपुर वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया कि नया अभी रिसेंटली कैफे जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो ये कॉरपोरेशन भी इंपॉर्टेंट हमारा काम कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें रोड्स एंड ब्रिजेस की बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, और इतने नंबर ऑफ विलेजेस हैं जो कि रोड्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं 15,561, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जो है नोट कर ले, 15,561, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कंटेक्स्ट में थोड़ा देखें, ट्रांसपोर्ट के कंटेक्स्ट में मेरी आज जो है थोड़ी सी तबीयत, आपको मे भी शायद हो सकता है कि मेरी एनर्जी आपको कम लग रही होगी, राइट। सो जस्ट कॉज ऑफ आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो मैं उसके लिए अपोलॉजी चाहता हूँ। तो पॉलिसी ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर है फॉर व्हीकल फिटनेस इन हिमाचल प्रदेश, वो बद्दी में एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस पार्ट को भी आप अच्छे से माइंड में बिठा लें, ठीक है, बद्दी में एस्टेब्लिश हो रहा है। और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट नगर बना रहे हैं और 6 जिलों में बना रहे हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कि शिमला है आपका, कांगड़ा है, हमीरपुर है, सिरमौर है, सोलन है और ऊना है। कौन से जिले हैं, कौन से नहीं हैं, उस कंटेक्स्ट में भी हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले आपसे। और अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितने लोगों को दे रहा है, 33,000 लोगों को दे रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत हमने कुछ 107 ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोकेशन गवर्नमेंट की अपनी है और कुछ लोकेशन जो है जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश हैं, जैसे कि इन्होंने टाई अप किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, भारतीय पेट्रोलियम के साथ, सरकार ने। वहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप किए जाएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत हम चाहते हैं कि ग्रीन एक जो है हमारा जो है वो कॉरिडोर्स हमारे बनाए जाएं, और 6 ऐसे कॉरिडोर जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं अलग अलग बात को लेके। वो आप कंपाइल डॉक्यूमेंट में जाके उनको एक बार देख सकते हैं। फिलहाल आपने इतना ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें और ट्रांसपोर्ट को लेके पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड स्कीम है जिसमें भी ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 25% डिस्काउंट मिलता है अगर उनकी जर्नी 50 किलोमीटर तक रहती है। और स्मार्ट कार्ड स्कीम है, यहाँ पर 50 रुपये का ही कार्ड रहता है और इसमें ऑर्डिनरी सुपर फास्ट सेमी डीलक्स में जो बसेज हैं उसमें 10% का डिस्काउंट रहता है। समान कार्ड स्कीम है, इसमें 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको 30% का जो है वो फेयर में डिस्काउंट मिलता है। फ्री फैसिलिटी है वुमेन की, जो इंपॉर्टेंट ओकेजन रहते हैं, जैसे भैया दूज है, मुस्लिम वुमेन है उनके उनको ईद और बकर ईद के ऊपर मिलती है। और भैया दूज और रक्षाबंधन के ऊपर वुमेन को जो है फ्री फैसिलिटी है भाई, हमारी हिमाचल प्रदेश और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राइट। एंड डिस्काउंट इन फेयर टू वुमेन, कहते हैं कि वुमेन को यहाँ पे जो है वो 50% तक का डिस्काउंट जो है वो ऑर्डिनरी बसेस में स्टेट में हर वुमेन को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एजुकेशन। अब जितना पार्ट मैंने आपको टूरिज्म से बताया, जितने फैक्ट्स मैंने आपको बताया वो अपने अच्छे से रीडअप करने हैं। और जो कंपाइल डॉक्यूमेंट है जब आप रिवीजन करोगे तो उसके साथ साथ आपकी जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं वो चीज़ें अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे, अच्छे से उनको याद कर पाओगे। और कुछ और एडिशनल चीज़ें भी आपको लगती हैं तो वो भी आप
अच्छे से जो है उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो एजुकेशन की हम बात करें, हमारे हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन को लेके काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने एलिमेंट्री लेवल पे ऊपर, हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है अच्छा काम करें। क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके। कुछ बाहर की जो कुछ फंडिंग्स हैं वो भी हम यहाँ पे जो है वो आती हैं, सेंटर से भी कुछ स्कीम चलाई गई हैं। तो हम ओवरऑल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे रहे सबकी। जो हम कहते हैं कि एक तरह से सारे के सारे जो, कोई भी ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो जो एजुकेशन से जो है वो छूटे। और हमारी लिटरेसी, सबसे पहले हम इन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट कितना है, हम किस लेवल पे चल रहे हैं, कितने सारे जो है वो लोग जो है लिटरेट हो रहे हैं। तो वो फिगर्स भी कुछ हम उनको भी देखते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि सेंसस 11 कहता है कि हमारा लिटरेसी रेट 82.80% है, ये सेंसस के हिसाब से फिगर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी तकनीकी खराबी आ चुकी है स्क्रीन को लेके, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, जो कि ऑनगोइंग लेक्चर है। जो भी मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट किया है तो उनको आप अच्छे से नोट कर लें। यहाँ पे मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूँ, लिटरेसी रेट जो है वो 82.80% है 11 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। और जो कि नेशनल एवरेज से 8.8% जो है वो ज़्यादा है, इनका अपन ध्यान रखना है। और मेल लिटरेसी रेट भी पूछा जा चुका है एक एग्जाम में, तो 89.53 है और फीमेल 75.93 है। अब ये गैप धीरे धीरे कम भी हो रहा है, ठीक है। ये एक 11 सेंसस की बात है, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अगर हम रिसेंट सर्वे की बात करें, सेंसस तो नहीं है लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो कि 5वां ऐसा सर्वे किया गया, उसके हिसाब से हमारे हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कहते हैं 93.3 तक चला गया है। और इसमें मेल और फीमेल लिटरेसी जो है 94.9 और 91.7 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, और 3.2% की जेंडर डिस्पैरिटी है। इनका भी आप अच्छे से ध्यान रख लें। आगे चलते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके हम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। जो जो भी हमारी तरफ से इसकी सरकार की तरफ से स्कीम्स चल रही हैं वो सरकार कर रही है। कुछ एम्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने यूनिवर्सलाइजेशन करना है अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन का, इंश्योर करना है कि सभी की सभी हमारे चिल्ड्रन जो है उनके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन को मिले, और एजुकेशन सबको मिले, हर एक चाइल्ड को मिले, ठीक है, कोई भी अछूता ना रह जाए। उसके लिए देखिए कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना है। इसमें क्या है, जो 5वीं क्लास के जो जिन्होंने टॉप 4 पोजीशन हासिल की है, 2 बॉय 2 लड़कियां, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, उनको 1200 जो है वो पर एनम के हिसाब से 8वीं क्लास तक जो है वो ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जो आईआरडीपी और बीपीएल वाले जो बच्चे हैं उनको 1 से लेकर 5वीं क्लास तक 500 रुपये, और 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 700 रुपये मिलती है। स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन आर्म फोर्सेस, जो कि कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को, या कोई डिसेबल्ड हो चुका है, ठीक है, स्पेशली एबल्ड है, तो अगर 50% तक की स्पेशल एबिलिटी है तो 25,000 रुपये, ठीक है, हुज पेरेंट्स डाइज ड्यूरिंग द वॉर, और उनकी जो 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको 25,000 रुपये वन टाइम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। और 12,500 मिलती है अगर जो है वो 50% से कम स्पेशली एबल्ड है कोई, जो भी हमारे आर्म पर्सन हैं, ठीक है, और उनके जो डिपेंडेंट है, तो उनको 12,500 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे फर्दर स्कॉलरशिप फॉर जो ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं उनको भी 80 रुपये, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक 80 रुपये पर एनम के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि अमाउंट बहुत कम है, और जिनको रिवाइज नहीं किया गया है वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट है, 80 रुपये बहुत ही कम अमाउंट होता है। फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जा रही हैं, वो ठीक है कि सबको दी जा रही हैं, जो भी 1st से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको फ्री जो टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर हो रही है एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल्स की, उनके ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद कुछ और स्कीम, जैसे स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम, इसमें क्लस्टर लेवल के ऊपर जो है जो इंपॉर्टेंट जो विद्यालय हैं उनको बिल्ड किया जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग जो टीचर्स को जो भी है वहाँ पे, अब ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए एजुकेशन को लेके, तो उस तरह से कुछ स्कूल्स को, कुछ 100 क्लस्टर स्कूल्स को जो है वहाँ पे उनको सेलेक्ट किया गया है, उनको डेवलप किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में से सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसका ध्यान रखना है, स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें क्या है यार, इसमें जो मिडिल मेरिट जैसी बात की गई है, एक 5वीं क्लास के बाद एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, हमारी जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है, SCRT जो हम कहते हैं, जो कि सोलन में है, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जब टेस्ट के जो टॉप मेरिटोरी स्टूडेंट्स हैं, इनका क्राइटेरिया है कि कितनी मेरिट के हिसाब से इन्होंने कितने बच्चे लेने हैं, उस हिसाब से उन बच्चों को जो है 4,000 पर मंथ एक स्कॉलरशिप दी जाती है 6वीं क्लास तक के बच्चों को, और 5,000 की 7वीं क्लास के बच्चों को, और 6,000 8वीं क्लास के बच्चों को।
ये आपने ध्यान रखना है। और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की तरफ भी हम जो है वो काफ़ी जो है सेंटर की तरफ से फंड आ रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आगे अगर हम सेकेंडरी लेवल पे देखिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कुछ स्कीम्स हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे नाम है, तो यहाँ पे जो भी हमारे एससी और ओबीसी कैटेगरी के हैं, जैसे कि अगर हम एससी की बात करें तो 1250 टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मैट्रिक लेवल पे अच्छा जो है वो एग्जामिनेशन पे ऊंचाई हासिल की है, अच्छा स्कोर किया है, जो मेरिट किया है, मतलब टॉप 1250 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक टॉप किया हुआ है। ठीक है, उनको 18,000 पर ईयर के हिसाब से जो है वो पैसा मिलता है। और मेट्रिकुलेशन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ओबीसी के 1000 मेरिटोरी स्टूडेंट्स हैं और एससी के 1250 मेरिटोरी स्टूडेंट्स हैं। कितना पैसा? 18,000 पर ईयर। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट, ये जो जनरल कैटेगरी के जो 2000 मेरिटोरी स्टूडेंट्स हैं उनको 18,000 पर ईयर के हिसाब से जो है पैसा मिलता है। टॉप 2000 मेरिटोरी स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन एडमिशन। ठाकुर सेन ने की जो एसटी वाले हैं उनको 100 गर्ल्स और 100 बॉयज को 11,000 पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, कई बार पूछ ली जाती है कि कितने अमाउंट दिया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना में जो वाल्मीकि फैमिली से जो कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको 18,000 पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है। इंदिरा गांधी ये सेंट्रल स्कीम है, यहाँ पे स्टेट लिखा है लेकिन सेंट्रल है, तो स्टेट प्लस सेंट्रल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो हैं सॉरी, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टॉप 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम मेरिट लिस्ट ऑफ +2 एंड फॉर द पोस्ट +2 कोर्सेज के लिए उनको 18,000 पर ईयर के हिसाब से जो पैसा मिलता है। 31 स्टूडेंट्स को इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिला है, ऐसा ही कह रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने +2 लेवल पे अच्छा रैंक हासिल किया है और जो टॉप 10 है उनको पोस्ट +2 कोर्सेज के लिए 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है इस स्कीम के तहत। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा स्कॉलरशिप है। जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, जो बोनाफाइड हिमाचलीज हैं, उनको जो है वो अलग अलग यहाँ पे देखिए 18,000 रुपये पर एनम के हिसाब से जो है उनको स्कॉलरशिप लगती है। और साथ साथ में इनकी डाइटरीज मनी भी 10 रुपये पर दिन के हिसाब से 295 दिनों के लिए मिलती है। क्लोथिंग अलाउंस भी मिलता है पर एनम के हिसाब से 1500 पर एनम के हिसाब से 1500 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा स्कॉलरशिप भी है, राइट। और उसके बाद फिर एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम है, जो एनडीए में सिलेक्ट हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट्स मिलता है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना में इसमें क्या है कि इसमें टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो स्टडी ग्रुप्स है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं उनको 18,000 पर ईयर के हिसाब से जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, ध्यान रखना है स्कीम का। जैसे कल्पना चावला है तो कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या कैटेगरी है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की बात करें तो यहाँ पे डिग्री कोर्स के लिए अगर कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो रहा है, कोई आईआईएम में सिलेक्ट हो रहा है, जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको 75,000 रुपये की वन टाइम राशि जो है मिलती है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, ठीक है, 75,000 रुपये का। और उसके बाद मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना है, आईआरडीपी स्कॉलरशिप स्कीम। आईआरडीपी स्कॉलरशिप इसे कहते थे, अब इसे चेंज कर दिया गया मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। और इसके तहत जो है वो जो भी आईआरडीपी फैमिली से जुड़े बच्चे हैं उनको 1500 पर एनम के हिसाब से पैसा मिलता है जो बॉयज स्कूल्स के हैं, और 2000 जो कि गर्ल्स स्कूल्स के हैं। ठीक है, 2000 पर एनम फॉर गर्ल्स स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, और 5000 पर एनम फॉर द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अलग से जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज, वो वैसे ही जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन में वहाँ पे जो 18,000 पर एनम के हिसाब से स्टूडेंट को, बच्चे को जो है वो बेनिफिट दिया जाता है, ऐसे जो वो पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना है, एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम है बेसिकली। ये भी पूछी जा सकती है आपसे, इसमें कितने % की जो है सब्सिडी जो है वो मिल रही है इंटरेस्ट रेट्स पे। तो 4% की सब्सिडी जो है दी जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी। और ये क्या है कि 10 लाख तक का एजुकेशन लोन सरकार देती है। ठीक है, और जितना भी 4% जितना भी एजुकेशन का लोन जितना भी बनता है बैंक लगाता है, उसमें से जितना पैसा देगी हमारी राज्य की सरकार, वो 4% जो है जो छूट दे रही है, ठीक है, वो सरकार पे करेगी बैंक को। ठीक है, इस तरह से स्कीम भी चल रही है। उसके बाद देखिए कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कुछ पॉपुलर स्कीम है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये उनके लिए जो ओबीसी और अदर्स बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको पीएम यशस्वी स्कीम भी बोलते हैं, जिनकी पेरेंट्स की गार्डियन की इनकम जो है वो 2,50,000 से पर एनम से कम है, और 2.5 लाख से जिनकी इनकम कम है, तो उन बच्चों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अलग से लगती है। ठीक है, 4,000 रुपये पर एनम के हिसाब से। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो 4 ग्रुप्स में मिलती है, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, अलग अलग कैटेगरीज है इसमें। 20,000, 13,000, 8,000, 5,000 के हिसाब से पैसा मिलता है। तो थोड़ा बहुत आपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन लेने के लिए भी सरकार जो है 75,000 रुपये और ठीक है ग्रांट देती है।
ओबीसी हमारे जो ओबीसी कैटेगरीज के हैं, ठीक है, उनको टॉप क्लास जो है मतलब कुछ ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप स्कूल एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको 75,000 रुपये और 1,25,000 रुपये पर एनम के हिसाब से जो है वो लगती है यहाँ पे स्कॉलरशिप। 75,000 जो है वो 9th और 10th, और 1,25,000 जो है वो 11th और 12th के लिए। तो आई होप कि इनका आपने ध्यान रखा है, ध्यान रखना है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ और इनिशिएटिव्स में जैसे हम बात करें कि सरकार और क्या क्या कुछ कर रही है, तो प्रमोट कर रही है हमारे हिमाचल प्रदेश में संस्कृत एजुकेशन को। हमने अपनी संस्कृत को भुलाना नहीं है, तो उसके हिसाब से कुछ जो भी डेवलपमेंट है, स्कूल्स हैं या जो टीचर्स हैं उनकी जो है उनको हायर किया जा रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, इसमें टीचर्स को हम ट्रेन अगर अच्छे से करते हैं तो बड़े सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च चंडीगढ़ है, भोपाल में है, उनके साथ टाई अप किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ नई नई जो चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे आप बच्चों को किस एंड पे, किस लेवल पे आप एंगेज कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा रही है। जब नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अब टीचर जो पुराने टीचर्स हैं उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं पढ़ी हैं, जो नई नई कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चों को कैसे अवेयर करना है नई टेक्नोलॉजीज़ के तहत, ठीक है, तो वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत वो चीज़ें हो जा रही हैं कि नई नई चीज़ें ये चल रही हैं, बच्चों को कैसे गाइड करना है ताकि बच्चों का माइंड सेटअप बने और बच्चे आगे फर्दर जो है अपने अपनी फील्ड, अपने इंटरेस्ट को लेके जो है अपनी फील्ड चूज़ करें, राइट। टीचर्स अगर ट्रेन नहीं होंगे उस चीज़ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ टीचर्स ट्रेन नहीं है, तो फिर वो चीज़ काफ़ी ख़राब हो जाती है। बच्चों को आइडिया नहीं होता कि ऐसा भी कुछ चल रहा है प्रेजेंटली। तो ये काम तो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है सरकार का कि सरकार इसके ऊपर काफ़ी वर्क करे। फ्री एजुकेशन मिल रही है जो स्पेशली एबल चिल्ड्रन है, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिकली जो है वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन सरकार की तरफ से दी जा रही है। फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स ये भी चल रहा है, लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन आईटी को लेके जो भी यहाँ पे सरकार जो है काम कर रही है, और बहुत ही कम फीस जो है वो यहाँ पे ली जाती है, और जो अदर कैटेगरीज के एससी और ओबीसी वाले हैं उनको और कम उनकी फीस ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समग्र शिक्षा, ये आपने ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। जो भी स्लाइड्स में मैंने येलो से जो हाईलाइट की हुई चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ देखनी है, समग्र शिक्षा बेसिकली 2 T's के ऊपर काम करता है, राइट। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखना यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे 2 T's मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी अंडर द स्कीम। टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, हमने टीचर्स के ऊपर की ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है और टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान देना है कि हम बच्चों को स्कूल में या कॉलेजेस में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसके साथ जो है वो उनको काफ़ी अच्छे से जो है उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग दे पाएँ, ठीक है। और टीचर्स को भी इस तरह से ट्रेन करें वो नई टेक्नोलॉजीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो समग्र शिक्षा 90:10 मतलब 90 जो % है वो आपका सेंटर से यहाँ पे इस स्कीम में पैसा आ रहा है, और 10% जो है वो स्टेट दे रही है। और ये स्कीम्स पूछी जा सकती हैं कि कौन सी स्कीम इसके अंडर आती है, नहीं आती है। जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी प्रोजेक्ट चल रहा है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज ये चल रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ समग्र शिक्षा के तहत किया जा रहा है। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, कितने हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में? 14 है, जिसमें से 11 चंबा में है और एक शिमला में है और 2 जो है सिरमौर में है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि चंबा में 11 क्यों है? इसलिए क्योंकि चंबा का लिटरेसी रेट जो है सेंसस के हिसाब से बहुत कम था, इसलिए ये विद्यालय वहाँ पे स्पेशली ओपन किए गए, और वहाँ पे लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन थी चंबा में बहुत कम थी, तो उसी के तहत इन स्कूलों को यहाँ पे बनाया गया है। समग्र शिक्षा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अदर कुछ इनिशिएटिव है जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा भी बोलते हैं। ये जो भी हायर स्टडीज वाले हमारे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको ग्रांट दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है, ताकि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेजेस में कुछ नए से नए इनिशिएटिव जो है लेता रहे, कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप करता रहे, ताकि बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है या जो भी कुछ नया चल रहा है, या कम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं, उसके लिए भी कुछ वो उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज या कुछ शॉर्ट कोचिंग देनी है, तो वो सारी फंडिंग जो है उसमें उसमें बच्चों के लिए यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ कॉलेजेस जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। मेधा प्रोत्साहन योजना ये है, मेधा प्रोत्साहन योजना, इसमें 1 लाख तक का जो है हम कहते हैं कि सरकार फंड देती है। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनकी इनकम भी, आई थिंक पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे कम होनी चाहिए और वो मेरिटोरियस भी हैं, उनको 1 लाख तक की जो है वो सरकार फंड देती है फॉर टेकिंग ए कोचिंग। कोचिंग लेनी है, मान लो कि कोचिंग लेनी है आपने अपनी यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना है, अपने एचपीपीएससी के लिए कोचिंग लेना है, या बैंकिंग सेक्टर के लिए अपनी कोचिंग लेनी है, तो इस तरह की कोचिंग के लिए पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना, इसमें सरकार जो टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल टैबलेट्स वगैरह जो है प्रोवाइड कर रही है।
इंस्टॉलेशन ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन, मतलब सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के हिसाब से, मतलब सीसीटीवी जो कैमरा है वो लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की जो सेफ्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर हो सके। खेल से स्वास्थ्य योजना, यहाँ पे बच्चों को खेलने की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जो मैट्स वगैरह होते हैं हमारे, और जो भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना ये है कि जो टॉप 100 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। लाइक अगर वो कोचिंग लेना चाहते हैं, किसी तरह के भी टेक्निकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं आफ्टर 10th क्लास, ठीक है, मतलब 10th क्लास में आपने अच्छा आपने अपना स्कोर किया है और आप टॉप 100 में आते हो, तो आपको आगे फर्दर जो भी टेक्निकल कोर्सेज हैं 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके लिए आपको 1 लाख तक की असिस्टेंस मिलती है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना। आफ्टर दैट सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम्स हैं फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये चल रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वर्चुअल क्लासरूम्स के तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह से जो है वो क्लासरूम्स को ज़्यादा फ्रेंडली किया जा रहा है, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कॉलेजेस में। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, ये नई स्कीम है, ध्यान रखना, स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना, इसके तहत ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 5 सितंबर 2021 को, और ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं 9th और +2 क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी जेई नीट की, एंट्रेंस एग्जाम्स की, और उसके लिए स्टडी मटेरियल जो है उनको जो पोर्टल है हर घर पाठशाला पोर्टल है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्सेज है, ये भी सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि पूछा जाए एग्जाम में कि जो बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं सरकार की तरफ से, जो इन्होंने ये कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, तो उसमें कौन से 2 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। पहला रिटेल मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना है, रिटेल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म जो है वो सेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। एंड देन राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, देखिए हर ये बहुत अभी रिसेंटली सरकार ने, हमारे जो ऑनरेबल मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ बताई, स्पेशल जिक्र किया, 68 ऐसे जो है वो हमने ऐसे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बिल्ड करने हैं विद गुड कैपेसिटी, अच्छी क्वालिटी टीचर्स, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे जैसे नवोदय स्कूल होते हैं वैसे राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल बोर्डिंग स्कूल जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे। हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा स्कूल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम, अपना विद्यालय मतलब ये है कि अपने विद्यालय की गवर्नमेंट अपने विद्यालय को लेके आप प्राइड फील करें। तो जो भी आप विद्यालय जहाँ पे भी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो मॉनिटरिंग टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स, तो उसके तहत सरकार क्या कर रही है, टाई अप कर रही है जो भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं, ठीक है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ टाई अप कर रही है ताकि बच्चों के जो स्कूल है स्कूल को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सके, क्या चीज़ें नई नई लाई जा सकती हैं ताकि बच्चा अपने स्कूल को लेकर प्राइड फील करे। तो उसमें टीचर्स की जो क्वालिटी है वो भी आती है, उनकी ट्रेनिंग वाला पार्ट भी आता है, और ओवरऑल जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ ये इनिशिएटिव अभी लिए गए हैं। ये 3 जनवरी 2024 को जो स्कीम को लाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंटली लाया गया है। और स्ट्राइक प्रोजेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे कुछ 19 ITI ऐसे इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है जिसमें हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स को लेके जो है सरकार जो है वो फंड प्रोवाइड कर रही है और बच्चों को जो है स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है नई टेक्नोलॉजीज को लेके। और जैसे कि है कि स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, स्ट्राइक प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। बेसिकली इट इज फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो एग्जिस्टिंग IT इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे स्किल्स को एनहांस किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, और जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन इक्विपमेंट्स को लाया जा रहा है। तो ये थे एजुकेशन को लेके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताया, जितना भी मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन बिटवीन ये पेन चलना बंद हो गया, आई होप कि आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। और मेरी एनर्जी थोड़ी आज कम थी बिकॉज ऑन गोइंग माई सिचुएशन, माई हेल्थ सिचुएशन, माई कोल्ड, एक्चुअली बेसिकली कोल्ड हो रखा है, उसकी वजह से आपको पता है कि थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी किसी तरह की और कोई भी अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट जो पार्ट मैंने बताया आपको, जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, तो वो आपने बातें ध्यान रखनी है। मेरा जो प्रयास है वो तभी सफल पाएगा जब आप अच्छी तरह से जो है इन चीज़ों को नोट करेंगे, और जब अपने एंड पे रिवाइज करोगे तो ज़्यादा वो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मैं मिलूंगा नए चैप्टर के साथ, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।